नो नताशा। अद्वैत तब तक वहां पहुंच चुका था और नताशा को देख चुका था। वो वहीं से चिल्लाया। तब तक वो ट्रिगर दबा चुकी थी। दूसरी गोली रफ्तार से निकलती हुई सीधे अद्वैत के सीने में जा लगी और अद्वैत को अपनी आंखों के सामने पाकर मुस्कुराती हुई निढाल सी होकर जमीन पर ढह गई। उसके जिस्म से खून पानी की तरह तेज रफ्तार से बहने लगा था। सोहम, रितेश उड़ते अल्फाजों से उसे पुकार रहे थे, मगर अद्वैत के मुंह से जोरदार चीख के साथ उसका नाम निकला था। अद्विका। खून में लथपथ उसका बेजान सा जिस्म लेकर वो बदबख्त सा गाड़ी की तरफ बढ़ा और अद्विका को बैक सीट पर बैठाकर ड्राइव करने आ गया। तभी ख्याल आया कि अद्विका को होश में रखना भी जरूरी था, पर वो ड्राइव नहीं करेगा तो कौन। डैम। सोचने का वक्त बिल्कुल भी नहीं था। वो रितेश को कॉल करके बोला, एक आदमी भेज फौरन। सर, मैं। तुम नहीं। तुम तो मामला निपटाओ। सोहम के साथ ही है। मुझे ड्राइवर चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। रितेश जल्दी से पास खड़े सलीम को ही बाहर जाने को कह दिया। अपने गुनाह कुछ कम करना चाहते हो तो चुपचाप ड्राइविंग करना। हूँ। क्या लगता है नमक हराम है हम। उसकी अकड़ अब भी नहीं गई थी। तब तक सोहम ने उसके मुंह पर जोरदार मुक्का जमा दिया और उसकी गर्दन दबोचता हुआ आगे बढ़ा। सालों, खुद को कहाँ से वफादार कहते हो। खौफ नाम नहीं है तुम लोगों के चेहरे पर। बाहर जो बेसुध लेटी है ना, उसकी एक एक सांस तुम्हारा इंसाफ लिखेगी। और बातें कर रहे हो हरामजादों। वो उसे धुनते हुए अद्वैत की गाड़ी तक ले गया। वहां उसका विकराल रूप देख कर ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी और रंग बदलता हुआ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। थैंक्स सोहम। अद्वैत बोला और पिस्टल निकालकर सलीम की कनपट्टी पर रखता हुआ उसका जबड़ा पकड़कर बोला, जितनी जल्दी हो सकता है चल। गाड़ी की स्पीड रुकते ही तेरी धड़कन भी रुक जाएगी। साहब। वो। चुप। पछताने की या अपनी बकवास सुनाने की मोहलत नहीं दे रहा तुझे। अद्विका को बचाने के लिए साथ दे रहा है तू, ताकि अपना गुनाह कुछ कम कर सके। अगर ये बची तो ये खुद तुझे सजा देगी, और अगर इससे कुछ हुआ तो भगवान भी तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगा। तो अब दोनों ऑप्शन में इसके बचने की दुआ पड़ता चल। उसने बेहद गुस्से में बंदूक का पिछला हिस्सा उसके सिर पर जोर से मारा। उसके माथे से होकर खून की लकीर उसकी दाढ़ी में रुकने लगी। अद्वैत पीछे की सीट पर अद्विका को हिफाजत से लेके बैठ गया और उसका सिर हाथों में भरकर अपनी गोद में रखा। उसे एहसास हुआ वहां से भी खून बह रहा था। ब्लडी नॉनसेंस, क्या हाल कर दिया उसने। उसका गुस्सा फूट पड़ा था। उसने हाथों से उसका सिर दबाकर खून रोकने की कोशिश की और उसके सीने पर नजर पड़ी, जहां से खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आद्विका, आंखें खोलो। बात करो मुझसे। कहाँ चली गई थी मुझे बिना बताए। अपने आप को ही सब कुछ समझती हो ना, और मुझे कुछ नहीं। उठो। तुम्हें जी भर के डांटने का मन है मुझे। वो उसका चेहरा थपथपाता हुआ बोले जा रहा था। अद्विका खुली आंखों से कुछ हरकत में आई थी, जहां अपना कांपता हाथ उसकी तरफ करके कराहने लगी। सर। चुप। कुछ मत बोलो, बस मुझे देखो और होश में रहो। डोंट क्लोज योर आइज। डैम इट। सर। आपकी तलाश तलाश। तब तक आगे बैठा सलीम पीछे मुड़ने की कोशिश करता है। ए, खबरदार जो पीछे मुड़ा, यही सारी गोलियां ठोक दूंगा, फिर तुझे भी चैन से मरने नहीं दूंगा। आगे देख। उसने एक हाथ से पिस्टल तान ली। सर। आपके आपके पापा। अंकल। वो दर्द में तड़प कर मुस्कुराई। अदर सुनता ही रह गया। वो भूल ही गया था इस खुशी के बारे में। जब वो अदुका को गोद में लेकर बाहर लौटा था, तब उसे एहसास तो हुआ था, पर तब उसने देखा नहीं था। उसका ध्यान बेसुध अदुका पर ही था। अब जब वो इस बात की पुष्टि कर रही है, तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो हंसे या रोए। नतीजन वो दोनों काम एक साथ करने लगा। हंसते हुए रोने लगा। तुम बस तुम ठीक हो जाओ। पापा कहीं नहीं जा रहे। वो आगे मिलेंगे तुम्हें। आप मिलना। सर। हो सके तो आयु को भी ले आना, क्या पता तब तक मैं। वो मुश्किल से बोल पा रही थी। चुप। बिल्कुल। उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। तभी उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी। अदुका, सॉरी सॉरी। तुम सांस लो, मेरी जान तुम्हारी सांसों में है। ये कहते हुए उसे देखते हुए उसी पल उसे बहुत सारे एहसास महसूस हुए, जैसे उसे बता दे, कस के गले लगा ले कि वो झुक गया है उसके आगे, गिर गया है उसकी मोहब्बत में। उसके लिए इतना कुछ करके अब वो ऐसे नहीं जा सकती। क्या करेगा वो उसके बिना।
अपनी वीरान जिंदगी में। क्या मायने रखने लगी है वो उसके लिए? आंसू बहकर अद्विका के चेहरे पर गिरने लगे। वो खून भरी उंगलियों से उसके आंसू साफ करने लगी। अद्विका की अधखुली आंखें फड़फड़ा रही थीं और अद्वैत का दिल अपनी जगह छोड़े जा रहा था। वो बस गुस्से के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। आगे बैठे सलीम को बंदूक की नोक पर गाड़ी भगाने को कह रहा था। कुछ देर बाद हॉस्पिटल आ चुका था। साहब, दरवाजा खोल। वो आया और दरवाजा खोला तो अद्वैत ने अद्विका को हिफाजत से गोद में लिया और सलीम को दोबारा गाड़ी में बैठने को कहा। आगे नहीं, पीछे। साहब, चुप। तू यहीं रहेगा जब तक पुलिस नहीं आ जाती, उसने कहा और लात मारते हुए दरवाजा बंद करके गाड़ी लॉक कर दी। अद्विका लाख कोशिश के बाद भी अब बेहोश हो चुकी थी। हे, वेक अप, वो उससे बात करता हुआ हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गया था। सामने वार्ड बॉय ने देखा तो तुरंत स्ट्रेचर ले आया। सर, पेशेंट को लिटाइए। डॉक्टर को बुलाओ फौरन, वो उसे सुलाते हुए चिल्लाया। सर, ये इमरजेंसी केस है और नाइट ड्यूटी में सर्जरी वाले डॉक्टर आज लीव पर है, वो कांपता हुआ बोला। आई डोंट केयर, किसी और सर्जन को बुलाओ। बस मुझे डॉक्टर चाहिए अभी इसी वक्त, वरना पूरी लीव मिलेगी उन्हें। सर, कॉल द डॉक्टर। डैम, वो गर्जा तो एक नर्स अद्विका को आईसीयू तक ले जाने के लिए आगे आई। कहाँ? सर, डॉक्टर आने तक फर्स्ट एड की ज़रूरत भी है पेशेंट को, वो खून में लिपटी उसकी साड़ी को देखकर बोली। या प्लीज ध्यान रखना इसका, जिंदा चाहिए मुझे। एक अनजाना सा खौफ उसे रूह से महसूस हुआ था। उसने स्ट्रेचर से झूलता अद्विका का हाथ अपने हाथों में भरा और बेतासा चूमता हुआ बोला, बस मरना मत, जिंदा रहना। नर्स उसे ले जा रही थी और उसके हाथों की पकड़ उससे ढीली पड़ती हुई कब छूट सी गई, वो देखता रह गया। वो फौरन रिसेप्शनिस्ट के पास गया और बोला, हॉस्पिटल के बेस्ट सर्जन को हायर करो, उन्हें कहो अद्वैत अस्थाना की जिंदगी का सवाल है। सर, डॉक्टर गुप्ता की एब्सेंस में डॉक्टर सहगल को बुलाया है, ऑन द वे है वो खड़े होते हुए बोली। उसने अद्वैत को आते देख कर ही कॉल कर दिया था। थैंक्स, वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सर प्लीज आप रिलैक्स कीजिए, उसकी पल्स चल रही थी नहीं, चलती रहनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इधर उधर चक्कर काट रहा था। सर, आप अपने साथ किसी को बुला लीजिए प्लीज, वो उसके हुलिये की तरफ इशारा करते हुए डरकर बोली। उसका सफेद फॉर्मल सूट अद्विका के खून से रंगकर लाल हो चुका था। उसके हाथों और चेहरे पर उसका खून जम चुका था। ऊपर से उसका गुस्से में विकराल रूप देखकर वो सहम गई। अद्वैत ने हिम्मत से काम लिया और डॉक्टर के आने तक खुद को संभाला। तब तक रितेश भी आ चुका था और वो बदय भाषा उसके गले जा लगा। दूर हटो, मुझे कोई डिमोटिवेशन या सिंपैथी नहीं चाहिए इस वक्त। रितेश, वो ठीक है और जल्दी सामने होगी, वो उससे ज़्यादा खुद को दिलासा दे रहा था। हाँ सर, बिल्कुल, वो खुद को संभालने लगा। तब तक डॉक्टर आ चुके थे। इतनी इरिस्पॉन्सिबल हरकत कैसे कर सकते हैं आप? किसी के जीने मरने का सवाल है डॉक्टर, वो उसके आते ही बोला। आई विल ट्राई माई बेस्ट, वो इतना ही कह पाए। यू हैव टू, अगर ना हो पाए उसी वक्त सरेंडर कर दीजिएगा, मैं उसे कहीं और ले जाऊंगा। अपनी सांस सांस उसने इंतजार में निकाली है आपकी एब्सेंस में। डॉक्टर कुछ नहीं कह सका, वो दोषी तो था। नाइट ड्यूटी में इमरजेंसी होती ही है, ये जानते हुए भी वो आज मौजूद नहीं था। गनीमत थी कि अद्विका अब तक जिंदा थी, वरना अद्वैत डॉक्टर को आज नहीं छोड़ता। सर, इंस्पेक्टर शुक्ला। नो, कोई नहीं होना चाहिए अभी, वो हाथ के इशारे से मना करते हुए बोला। अद्वैत, अपने बाप को भी नहीं? तब तक एक लड़खड़ाती हुई आवाज़ उसे अपने करीब से महसूस हुई। उसने सिर उठाकर देखा। जो देखा उसके बाद उसकी आंखें बंद होना भूल चुकी थीं। हैरत से उसके लब खुले ही रह गए थे। उसकी तलाश पूरी हो चुकी थी, उसका इंतजार खत्म हो चुका था। उसके सामने कमजोर शरीर में शॉल ओढ़े उसकी तरफ हाथ फैलाते हुए उसके पिता नजर आ रहे थे। हाँ, उसके पिता, जिनको देखे जाने जमाने बीत चुके थे, जिनको ढूंढने में उसने कितना वक्त लगा दिया था, मगर वो उसकी पहुंच से बहुत दूर थे और आज अचानक से यूं उसके सामने आ खड़े हुए जैसे कोई सपना हो। उसे पहले तो यकीन ही नहीं आया, पर रितेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो हरकत में आया
और दौड़ता हुआ किसी बच्चे की तरह आशीष अस्थाना से लिपट गया। उसके सीने से यूं लगा या उन्हें लगाया जैसे वो दोबारा उससे कहीं खो ना जाए। उनका बेजान हाथ भी अपने बेटे की मजबूत लेकिन फिलहाल बेजार और सिसकती पीठ पर चलने लगा और वो भी उसके साथ ही रोने लगे। उनके चेहरे से, उनकी आंखों से आंसुओं के बहने की रफ्तार से उनके गम का अंदाजा लगाया जा रहा था, वरना शरीर तो बयां कर रहा था कि वो सिर्फ जिंदा ही थे। उनकी जिंदगी तो उनकी इकलौता बेटा अद्वैत ही था, और अपनी जिंदगी से कोई शख्स विरक्त हो जाए तो उसमें शेष बचता ही क्या है। रितेश ने इतने वक्त से अद्वैत को देखते हुए इस इंतजार को साथ जिया था, जिस वजह से वो भी भावुक हुए बगैर नहीं रह सका। पास खड़े सोहम ने उसे हौसला दिया था। पापा, आप ठीक हैं? वो उनसे अलग होता हुआ बेचैनी से उन्हें देखकर खुद को तसल्ली देने लगा कि उन्हें तो कहीं गोली या चोट तो नहीं लगी। मैं ठीक हूँ बेटा। नहीं, देखो ये क्या हालत हो गई आपकी। वो उनके सिर की तरफ इशारा करते हुए चेहरा छूकर बोला। जहाँ खरोंचें आई हुई थी, भागने और पकड़ने के दौरान वो चोटिल तो हुए ही थे, उनकी सांसें फूलने लगी थी। सिस्टर, वो जोर से बोला, सर इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इन्हें अंदर ले जाइए। बेटा, पापा सारी बातें बाद में, मेरे लिए पहले आप और आपकी हेल्थ ज़रूरी है, उसने कहा और नर्स के साथ आगे बढ़ा दिया। आइए अंकल, वो ने अपने साथ लेती चली गई और रितेश को साथ जाने को कह दिया। वो अदुका की कंडीशन जानने को बेकरार था, जिस वजह से वहां से हिलना भी सही नहीं लगा उसे। मिस्टर अस्थाना, आप? वो सोहम को आंखें बड़ी करते हुए घूरने लगा, जैसे कह रहा हो कि इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बात ही सुननी है, वरना वो अकेला काफी है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा आपकी अदुका को, उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा और उस लफ्ज पर ज्यादा जोर दिया जो फिलहाल अद्वैत के लिए एनर्जी से कम नहीं था। उसने सुनकर इत्मीनान से आंखें मूंद दी। काफी वक्त के ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर लौटे तो उनके सादे चेहरे से और बहसत होने लगी कि कोई बुरी खबर ना लाए हों। डॉक्टर, अद्विका अब कैसी है? मैं मिल सकता हूँ उससे? वो आगे आकर बोला। सीज, उसके आधे अधूरे अल्फाजों से उसकी सांसें आधी हलक में रह गई थीं। वो खौफजदा आंखों से पूछने लगा, सी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग मिस्टर अस्थाना। वाट यू मीन? देखिए, हमने गोली तो निकाल दी गई है, मगर उनका काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है, जिससे सर्जरी भी रिस्की थी। इनफैक्ट उनके सर पर भी काफ़ी चोटें हैं। फिलहाल उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। वो बेहोश हैं। बाकी उनके होश में आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उनके धीमे शब्द अद्वैत की धड़कन धीमी कर रहे थे। होश में आएगी कब? 24 to 48 आवर्स तक। बाकी कहना मुश्किल है। 1 वीक, 1 मंथ, वो कहकर जा चुके थे और अद्वैत जड़ बना रह गया। वक्त धीमी रफ्तार से मिनट और घंटों में आगे बढ़ रहा था और वो तीनों अपनी जगह से उठे नहीं थे। 24 घंटे की मोहलत खत्म होने की कगार पर थी, पर अद्विका होश में नहीं लौटी थी। थककर अद्वैत रेड कलर से लिखे बड़े बड़े आईसीयू लेटर्स और कांच के पारदर्शी दरवाजे पर आंखें और सांसें टिकाए खड़ा था। जहां जाकर देखने की अब उसे इजाजत तो मिल चुकी थी, पर वो जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिर में उसने कदम बढ़ाते हुए दरवाजा अंदर धकेल दिया। नर्स उसे देखकर मॉनिटर देखते हुए बाहर निकल गई। सर, कोई इमरजेंसी हो तो आप ये प्रेस कर दीजिएगा। वो एक स्विच की तरफ इशारा करते हुए बोली, जो अद्विका के बेड से लगकर ही था। उसने गर्दन हिलाई। अद्वैत धीमे कदमों से उसके करीब गया और पास जाकर कुर्सी पर बैठ गया। पट्टियों से लिपटे उसके शरीर, हाथों में लगी ड्रिप और बंद आंखों की हालत में वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसका दिल किया कि उसे झकझोर कर उठाए और कहे कि अपने उल जलूल सवालों, अपनी बेतुकी हरकतों, बचकानी बातों और लड़ने के अंदाज में चाहिए वो उसे हर वक्त, हमेशा। उसके और नज़दीक जाकर वो उसके चेहरे पर हाथ फेर कर बोला, अद्विका, पापा मिल चुके हैं तुम्हारी वजह से। आयु मेरे पास है तुम्हारी वजह से, पर मैं दोनों से ही कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारा ठीक होना ही अब सब कुछ ठीक करेगा। मुझे, उन्हें, हम सबको, हमें। वो आखिरी शब्द पर जोर देकर बोला। उसे अद्विका के मुंह से एक दूसरे को हम सुनना बहुत पसंद था।
तुम्हारे मुंह से अपने लिए वो सब सुनना है जो मुझे भी तुम्हारे लिए कहना है। उठो उठो यार, कोई। वो उसके हाथों को पकड़कर उन पर सिर झुकाए बैठा रहा। एकाएक उसे वो उसी गुलाबी साड़ी में लिपटी नजर आती है जिसमें वो सही सलामत आखिरी सांप मिली थी। वो सब आखिरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वह फुसफुसाया। 70 आवर्स के बाद जब वो होश में नहीं आई थी, तब वो रितेश के पास जाकर रोया था। कहे उसने कुछ शब्द नहीं थे, पर उसकी आंखों से गिरता हर आंसू अद्विका के लिए उसके प्यार की चुगली कर रहा था। वो उसके कंधे से लिपटकर पहली बार इस शिद्दत से रोया। रितेश, मुझे अद्विका चाहिए, वो लंबी सांस लेकर बोला। सही सलामत चाहिए, इस जिंदगी के लिए ही नहीं, अपनी हर जिंदगी में चाहिए। इस लाइफ की तरह मिड में नहीं, लाइफ टाइम के लिए चाहिए, शुरू से आखिर तक चाहिए। पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए। अब मुझे मेरी जिंदगी से जीने लायक जिंदगी चाहिए। आई लव हर सो 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 मच। ये बात कहने के लिए मुझे पूरा हक चाहिए और उसके होश में आने पर ही कहनी चाहिए। मेरी चाहत है वो, मुझे हर हाल में वो चाहिए। उसे जाकर कहो कि वो मुझे ठीक चाहिए। वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। उसकी ख्वाहिश एक बच्चे की तरह खुलती जा रही थी, जिसे सब चाहिए और उसे तो सिर्फ अधोका चाहिए थी। सर प्लीज आप खुलकर रो लीजिए। कितने वक्त से बिना पलक झपकते हुए आंखें देखी हैं आपकी। अपना दर्द बाहर निकालिए, खाली कीजिए अपने आप को। वो उसे कस के गले लगाकर बोला। रितेश, वो ठीक है बिल्कुल। उसकी धड़कनें चलती देखी हैं मैंने। वो बस मुझे सता रही है जितना मैंने उसे सताया था। पर वो सताने के मामले में अद्वैत अस्थाना से जीत नहीं पाएगी। राइट? आपको कौन हरा पाया है सर? वो भी भरी आंखों से मुस्काया। रितेश, उसे कहीं बाहर और बड़े हॉस्पिटल ले चलते हैं। यहाँ के डॉक्टर से हैंडल नहीं हो रहा होगा। वो आंसू पोंछकर बोला। सर, मैंने देखे हैं हॉस्पिटल के पिछले रिकॉर्ड्स। मिस्टर सहगल अच्छे सर्जन है। बस आप धैर्य और हिम्मत से काम लीजिए। कब तक रितेश? जब तक नताशा को उसके किए की सजा न मिल जाए और अधोका सुकून भरी सांस से आंखें न खोल दे। इतना कुछ कर चुकी वो। अब जब वो होश में लौटे तो कम से कम उसे सब कुछ अपने जिम्मे लेने की जरूरत तो ना पड़े। उससे पहले आप सब संभाल कर नताशा को उसकी असली जगह पहुंचा दीजिए। रितेश ने संजीदगी से बात कह डाली थी, जो वो अब तक कहना चाह रहा था। अद्वैत का ध्यान नताशा पर आया तो फौरन अपने पापा के पास पहुंचा। उनसे उसे उनके पल पल की खबर लेनी थी और अद्विका के होश में आने तक उसे सब कुछ सही करना था। महेश काका के साथ आयु भी आ चुका था। अद्वैत 3 दिन से घर नहीं गया था, जिस वजह से वो खुद ही जिद करके उसके पास आ गया। हॉस्पिटल रूम में घुसते ही नजर अचानक जैसे ही आशीष जी पर पड़ी, पहले तो वो सरप्राइज हुआ, फिर उछलता कूदता उनकी तरफ भागता हुआ चला आया और डैडू कहता हुआ उनके गले से लग गया। वो अचानक आयु को अपने सामने देख सकपका गए थे। फिर हैरत, खुशी और दुलार सारे मिले जुले भावों को मिलाकर उसके इर्द गिर्द बाहें डाल दी और उस नन्ही सी जान को अपने में सिमेट लिया। वो भावुकता से कभी उसका सिर सहलाते, कभी उसके बाल, तो कभी उसे पुचकारते। अरे आयु, मेरा बच्चा कितना बड़ा दिख रहा है, पर मासूमियत अब भी चेहरे की पहचान है। वो निहार कर उसे चूमते हुए बोले। और आयु बाबा का अब तक आपको दादू ना कहकर डैडू बुलाना भी इनकी पहचान है बड़े साहब। महेश काका ने कहा तो उन्होंने उनकी तरफ देखा और उन्हें भी प्यार से गले लगाया। वो उनके हमेशा से खास रहे थे। उस मुश्किल घड़ी में उन्हें इनकी भी याद सताई थी कि अगर उस दिन ये साथ होते तो शायद कुछ हो सकता था। काका, मैं बात करूंगा। वो आगे आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल बाबा। वे हंसते हुए पीछे हट गए। डैडू, बहुत बहुत मिस किया मैंने आपको। कहाँ थे आप? पापा, मुझे मिलाने क्यों नहीं लाए आपको? वो अपने नन्हे हाथों से उनकी बड़ी दाढ़ी को सहलाते हुए उनसे मासूमियत भरे सवाल कर रहा था। आशीष जी की आंखों में पानी भर आया था। वो क्या जवाब दें ऐसे मासूम सवालों का, जिनके जवाब उसके नाजुक जहन में समझ नहीं आएंगे। वो बेटा, मैं आपको प्यारा सा गिफ्ट दूंगा। उसी में इतना वक्त लग गया। वो उनके ख्याल में जो आया कह दिया। अद्वैत सब देख रहा था। उसे भी अब बात करनी थी। उसने बाहर इंस्पेक्टर शुक्ला को बुला लिया था। आयु, वो बाहें फैलाता हुआ बोला।
पापा वो उससे लिपट गया। कैसा है मेरा बेटा? आपसे गुस्सा? पर क्यों? कहाँ थे आप? अरे आपके पापा अपने पापा को लेने गए थे ना। उसने झटपट बात पलट दी। वो भी बच्चा था, वो बहल गया। कुछ देर बाद उसे जिसका डर था, उसने इधर उधर देखने के बाद वही सवाल पूछा। और अद्विका आंटी? अद्वैत की कमजोर नब्ज आयु के नन्हे हाथों से दब चुकी थी। तब तक वो इस सवाल से नजर चुरा चुका था। बाबा हम हॉस्पिटल के बाहर वाले गार्डन में चलते हैं। अद्विका बेटी भी वहीं आएगी कुछ देर में। महेश काका ने जैसे तैसे उसे मनाया तो वो उनके साथ बाहर जाने को राजी हो गया। निकलते वक्त अद्वैत ने उनका आंखों से आभार व्यक्त किया। अद्वैत अब आशीष जी के पास पड़ा था और दोबारा उनसे गले मिलकर रो पड़ा। गम और माहौल ही ऐसा था जो बार बार आंखें नम कर जाता था। कुछ देर बाद शुक्ला जी के आने पर उन्होंने बयान के तौर पर सिलसिलेवार सब बताना शुरू किया। पापा आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। हर जगह, हर इलाके में, पूरी मुंबई छान मारी थी मैंने। अद्वैत ने कहा। पर जहाँ देखना था शायद वही जगह नजरअंदाज हो गई। क्या मतलब? मतलब जिस दिन नताशा का सच सामने आया था तुम घर पर नहीं थे और वो रिपोर्ट्स वाला पार्सल मेरे हाथों लग गया। तब नताशा बौखला गई थी। वो किसी भी तरह इस सच से तुम्हें दूर रखना चाहती थी। वो हर रिश्ते का लिहाज भूल चुकी थी और मुझे हमारे ही नौकरों के हाथों मिलकर बेहोश किया। फिर मुझे कोई खबर नहीं कि वो मुझे कहाँ से कहाँ ले गई थी। पर जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक अंधेरी जगह में कैद पाया। मैंने वहां से निकलने के लिए बहुत दरवाजे पीटे पर बाहर जैसे सब बहरे हो चुके थे। ऐसे ही 3-4 दिन तक भूख और प्यास से मेरी हालत खराब हो चुकी थी। तब उसके किसी नौकर ने मेरी सुध ली और मुझे पानी पिलाकर होश में लाया गया। तब नताशा ने अपना असली चेहरा मुझे दिखाया था। वो मेरे पास आकर बोली, ससुर जी खामखाई अपनी जान जोखिम में डाल दी आपने तो। चैन से रह रहे थे अस्थाना में अनशन पर। नहीं, आपको बुढ़ापे में भी जासूसी की पड़ी थी। क्या जरूरत है अद्वैत का पार्सल लेने की? लिया भी तो पढ़कर देखने की। आप कुछ जानते भी हैं क्या पढ़ा आपने? एक राज जो अद्वैत को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए। जो राज आपको मालूम है वो आपके साथ ही जाने चाहिए। मैं भौचक्का रह गया था कि वो अगले ही पल मेरी जान ले लेगी। पर वो दोबारा बोली, नहीं आप जिंदा रहेंगे, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने ऐन मौके पर मेरा प्लान खराब किया है। उसकी सजा तो आपको मिलेगी। आप मेरे तब तक बंदी रहेंगे जब तक आपका प्यारा बेटा आपको ढूंढ नहीं लेता। अद्वैत आता ही होगा मुझे ढूंढने। मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा वो। मैंने जोर से कहा था। या राइट, बट आपके स्वर्ग तक तो कैसे? अद्वैत सुनकर हैरत में था। अद्वैत बेटा तुम्हें याद है जब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर गई थी तब पुणे से कुछ दूरी पर मैंने एक फ्लैट लिया था जहाँ मैं अक्सर जाता रहता था क्योंकि मुझे वहाँ सुकून और एकांत मिलता था। इसलिए उस जगह को मैंने नाम दिया था स्वर्ग। वो मुझे वहीं बंदी बनाकर रख रही थी। पापा मैं आया था वहीं। बेटा नताशा होशियारी में तुमसे 4 कदम आगे थी। जब तुम आए उसने अंदाजा लगा लिया था कि इस जगह तो तुम सबसे पहले पहुंच सकोगे। वो मुझे वहां क्यों रखेगी? तब वो मुझे बेहोशी में ही कहीं और ले गई। यह बात उसने मुझे खुद बताई थी। और जब उसे मालूम हुआ कि तुम एक बार की छानबीन के बाद अब दोबारा यहाँ नहीं लौटोगे तब उसने मुझे फ्लैट के नीचे बने बेसमेंट में ही कैदी बना दिया। मैं सोचता रहा कि उसे इन सब का पता कैसे मालूम हुआ। पापा पापा सब मेरी वजह से। नताशा को एक दिन मैंने ही उसे आपके पुणे वाले फ्लैट के बारे में बताया था। वो अफसोस के मारे सिर पीटने लगा। बस उसके बाद से वो मुझे बंदियों की तरह नौकरों के हाथों 2 वक्त की रोटी और पानी डाल देती। वहाँ हर दिन हर घड़ी मैंने तुम्हें याद किया था बेटा। मैं जानता था कि आयु के साथ तुम कैसे रह पाओगे और किसी दिन तुम्हें नताशा का सच भी पता चल ही जाएगा। तब कैसे संभाल पाओगे खुद को? क्योंकि नताशा यहाँ आकर मुझे तुम्हारे हर दुख की बात बताकर मुझे रोज नया घाव देती थी ताकि मैं और तड़पता रहूं तुम्हारी चिंता में। तुम्हें याद करते करते मुझे तुम्हारी फिक्र सताती रहती। मैं आयु को भी याद करता। बस शुक्र है उस घड़ी का जब मुझे न्यूज़पेपर में मुझे तुम्हारी तस्वीर मिली। वो देखकर मैंने इतना वक्त गुजारा था। इंस्पेक्टर शुक्ला सारे बयान लिखवा रहे थे। अद्वैत आशीष जी के पैरों के पास बैठा आंसू बहाता रहा। उसकी गलत पसंद और शादी का नतीजा इसके पिता ने भुगता था।
जो समय से पहले ही बूढ़े और बुझे हुए से नजर आने लगे। उसका छोटा सा परिवार एक झटके में उजड़ चुका था, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नताशा, उसका अतीत और उसका सच था। पापा, आप तो बिल्कुल ठीक थे। फिर वो मेडिसिन? अद्वैत, रोज के दुख और टेंशन की वजह से मुझे पैनिक अटैक आने लगे और मेरी किडनी इन्फेक्शन के बाद से ही मुझे इंजेक्शन लगवाकर जिंदा रखा गया, वो बुझी आवाज में बोले। यहाँ अद्वैत का दिल जार जार होता गया। कितना कुछ सहा था उसके पिता ने। काश वो उस दिन घर से बाहर गया ही न होता। काश उसने नताशा को कोर्ट में घसीटकर ये सब उगलवा लिया होता, अपने सर्वेंट स्टाफ से कड़ी पूछताछ करवाता। ऐसे कितने ही काश पड़े थे जो उसे अब महसूस हुए, जो उसे तब होने थे। पर तब उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। वो सूंद में ताकते हुए वापस बोले, मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, पर उस दिन अब सभी को उसी का इंतजार था जो सब जानना चाहते थे। रात को अचानक ही मेरी तबीयत बिगड़ी थी। मेरी इंजेक्शन डोज भी खत्म हो चुकी थी। रोज नताशा खुद वो लेकर आती, मगर वो उस दिन किसी पार्टी में गई थी तो उसका नौकर गया था। उसने मुझे बहुत देर बाद इंजेक्शन लगाया और मैं दर्द से सो गया। मगर जब जगा तो किसी को अपने पास ही पाया। मुझे डर नहीं था कि मेरे साथ कौन होगा, क्या करेगा, क्योंकि आदी तो था ही इस कैद का। मैं बेफिक्र था, पर एक लड़की की सहमती आवाज से मैं उठा था। मुझे अपनी नहीं, उसकी फिक्र जरूर होने लगी, क्योंकि वो मुझे अपना किडनैपर मान रही थी, मुझसे डर रही थी। मुझसे डरकर भागने की कोशिश में ही उसका सिर फटा था। फिर उसने जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो उसे लगा कि वो सही समझ रही है, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। तुम्हारे जिक्र पर मुझे एहसास हुआ कि इतने वक्त के बाद तुम्हारा नाम किसी हितैषी की जुबान से सुन रहा हूँ। तब मैंने भी कबूल कर लिया था कि मैं कौन हूँ। तब वो बहुत शर्मिंदा हुई थी और पैर पड़ने लगी थी। वाकई बहुत अच्छी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई, जो मेरी रक्षक साबित हुई। अद्वैत नम आंखों से मुस्कुराया था। तब हमने मिलकर वहां से भागने की योजना बना ली थी, और जैसे ही दरवाजा खुलेगा हम में से एक बाहर निकल जाएगा। मैं भागा भी था बेटा, ताकि रास्ते पर आकर किसी को मदद के लिए बुला सकूं। पर तब तक मैं सलीम के हाथों आ गया और फिर हारा हुआ वहीं पहुंच गया, जहां नताशा उसे अपने सारे राज खुद बता रही थी। वो सब सुन रही थी जो मैंने पहले ही सुन रखा था। लास्ट में नताशा ने मुझे मारने के लिए बंदूक का निशाना साधा था, पर उसने अपने बाजू पर वो गोली ले ली, और आखिरी गोली भी खुद पर। तुम्हारी अधोका ने तुम्हारे पिता को मरने से पहले तुम्हें देखने का, मिलने का हक दिया बेटा। यह कर्ज मैं कैसे चुका पाऊंगा बेटा? उन्होंने अधोका के नाम को अद्वैत के साथ जोड़कर कहा था। ऐसी ही है वो। मुझे भी अपनी जान दांव पर लगाकर अपना कर्जदार तो पहले ही बनाया हुआ था, और अब आपको मिलवाकर मैं जिंदगी भर का एहसानमंद हो गया हूँ उसका, और कमजोर भी। उसे होश में देखने के लिए तरस गया हूँ पापा। अद्वैत आशीष जी के पास बैठा तब तक अश्क बहाता रहा, जब तक उसका गिल्ट कम ना हो गया हो। इंस्पेक्टर शुक्ला ने पूरे केस को हैंडल किया था, जिसमें सब कुछ लिखा जा चुका था। जब सब उन्हें तना छोड़कर गए, तब अद्वैत उन्हें आराम का कहकर जाने लगा। तब उसे रोकते हुए उन्होंने पूछा, उससे शादी? नहीं पापा, हम दोस्त ही मुश्किल से बने थे। फिर आपकी गैर मौजूदगी में अपनी जिंदगी का नया चैप्टर कैसे? वो हिचकिचा रहा था। नाम पुलिस वालों से पता चला था। बाकी तुम ही कुछ बता दो उस फरिश्ते जैसी बच्ची के बारे में। वो फुर्सत से उसके साथ बैठना चाहते थे, उसके साथ उसी की बातें करना चाहते थे जो वह चाहता था। यह करना भी जरूरी था, वरना अद्वैत उन्हें आराम का कहकर खुद आईसीयू के बाहर बैठकर उसके लिए तड़पता, उसे होश में आने के इंतजार में अपना होश खोता रहता। इससे तो बेहतर था कि वो उनके सामने रहे। उसके लफ्जों से उसकी अहमियत तो पता चलती ही, साथ ही बाप बेटे का वक्त गुजारा भी होता। उसे हौसला देने का उन्हें यही तरीका मिला था। पापा, वो सबसे अलग है, सबसे। गुस्से में मुझसे आगे और तेवर में मेरे बराबर। हमारी सोच हमेशा से कहीं ना कहीं टकराती रहती, लेकिन फिर भी मेरे बराबर टक्कर वाली है। इस टकराहट में प्यार कब पनपने लगा मुझे याद नहीं। वो खोया हुआ सा बोले जा रहा था। कहाँ मिली थी? हमारे ऑफिस। वो बातों की शुरुआत के साथ पापा के बहाने खुद उससे पहली मुलाकात कर आया था। उसके बारे में बताते हुए उसके लबों पर मुस्कान थी,
जिसे कायम रखने का अद्विका ने भरकस प्रयास किया था। वो कहता गया और भी सुनते गए। लास्ट में वो चुप हो गया। बस उसे बताया भी नहीं। और ना ही तुमने, वो हैरत से बोले, जिसके लफ्जों में प्यार था पर इजहार कहीं भी नहीं। पापा, उसे पता है, मुझे पता है, यहाँ तक कि रितेश को भी पता है। वो हौले से मुस्कुराया। हाँ, प्यार जब होता है तो नजर भी आने लगता है। पर बेटा, किसी को उम्र भर रोकने के लिए, उसका हाथ हमेशा के लिए थामने के लिए, उसके साथ जीने मरने की बातें करने के लिए सिर्फ समझना महसूस करना ही सब नहीं होता। ये रिश्ता शब्दों का इजहार का भी मोहताज होता है। कहना भी तो जरूरी होता है, उन्होंने समझाया। हाँ बेशक, पहले मुझे भी इसी बात का अफसोस था कि वो ऐसे मुझे बिन कहे बिन सुने नहीं जा सकती। हाँ, जाएगी भी नहीं बेटा। इतनी मुश्किलें झेल ली हैं, अब आगे की रास्तों पर खुशियां ही होगी, उन्होंने पक्का विश्वास दिलाया। हाँ पापा, अब सिर्फ खुशियां होंगी। आप और आयु मेरे पास हो। बस उसके साथ की कमी है, फिर सब मुकम्मल हो जाएगा। हम और हमारी फैमिली, बस वो होश में आ जाए। बस मेरा अगला कदम, अगला प्रस्ताव, अगला अल्फाज बस यही होगा। वो विश्वास से भरकर बोला। आशीष अस्थाना अपने बेटे का बदला स्वरूप देखकर भावुक हो गए। जब वो गए थे तब उसका क्या हाल था। प्यार और रिश्तों से टूट चुका था उनका बेटा, और अब जब उसे दोबारा जीने की उम्मीद की तरह किसी इंसान में रिश्ता दिखा, ये भावनाएं दिखी, तो वो इजहार भी नहीं कर पाया। उसकी बातों से ही उन्हें पता लग गया था कि दोनों एक दूसरे से बेशुमार मोहब्बत करते हैं, पर कहते नहीं। अद्वैत की मुश्किलों को अद्विका ने अपनी जिद से हल किया और जबरन उसकी जिंदगी में अपना मुकाम हासिल किया था। बस ईश्वर की उन्हें साथ मिलाने की देरी थी। हे भगवान, उस बच्ची के जीवन पर कोई आँच भी ना आने देना। जल्दी उसे होश आ जाए और दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हों। बस मेरी यही प्रार्थना है। वो अद्वैत के सिर पर हाथ रखकर बोले। उन्होंने अपने हिस्से की दुआ तो कर दी थी, बस इसके कबूल होने का इंतजार था। जाने क्या लिखा था अद्विका की अगली जिंदगी में। अद्वैत और अद्विका दोनों एक दूसरे के हिस्से में तो थे, मगर इनका साथ यहीं तक था क्या, जिसमें अद्विका उसके जीवन में अहम भूमिका निभाने आई थी। यह साथ आगे बरकरार रहता है क्या, यह तो आने वाले वक्त के गुजरने पर ही पता चलता। यूं ही एक दिन की शाम और ढल चुकी थी और रात गहरा चुकी थी, पर सबको इंतजार था उस सुबह का जिसमें अद्विका की आंखें खुले। नताशा पुलिस की हिरासत में थी, जहां उससे उसका हर एक गुनाह कबूल करवाया जा रहा था। वो कहते हैं ना, जब कानून की लाठी पड़ती है तब गूंगा भी तोते की तरह बोलने लगता है। यही उसके साथ हुआ था। वो पहले तो चुप बैठी थी, पर फिर गुस्से, तहस, नफरत, सारे मिले जुले इरादों से सब बोलती गई। अपना सच और किए गए सारे क्राइम बताती गई। इसमें सोहम ने उसका पूरा साथ दिया था। उसने अद्वैत के पुराने लॉयर मिस्टर अग्रवाल से हेल्प लेकर पूरा केस बखूबी हैंडल किया था। नताशा पे जो इल्ज़ाम लगे थे, उसने सब कुछ कन्फेस कर लिया था। अंत में उसके खिलाफ सारे सबूत मिलने पर उसे अपने एक्स पति सतीश की जान लेने, अद्विका को 2 बार जान लेने की कोशिश, उसकी किडनैपिंग और आशीष अस्थाना को इतने वक्त तक बंदी बनाए रखने और उन्हें टॉर्चर करने के जुर्म में कड़ी सजा सुनाई गई थी, जिसमें उसकी रिहाई मुश्किल थी। जाहिर था उसे अब अपनी सजा काटनी ही थी। वहीं अद्वैत अपनी जिंदगी के दुखों की सजा अब काट चुका था। नताशा ने आयु को अपने पास रखने की बात कही थी, पर यह उसकी भूल थी। उसके सारे पिछले क्राइम्स रिकॉर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए वो किसी भी तरह एक बच्चे का जो असामान्य था का ध्यान रखने और कस्टडी लेने की हकदार किसी सूरत में नहीं थी। ऐसी स्थिति में अगर माँ काबिल ना हो तो पिता ही बच्चे को पालने का हकदार होता है। ये सारे हक खुद ब खुद अद्वैत के पास आ चुके थे। अद्विका की कोशिशें रंग लाई थी। सही मायनों में उसने ही उसे आज ये दिन दिखाया था, पर वो खुद ये सब होते हुए कभी नहीं देख पाई थी। जिंदगी ने अपनी रफ्तार 6 महीने बाद रोकी थी, जिसमें वो जिंदगी उसे अब जीने को मिली थी जिसकी हसरत उसने जिंदगी से पहले की थी। अद्वैत की जिंदगी ढर्रे पर आ चुकी थी। आशीष अस्थाना की सेहत में सुधार आ चुका था। वो अब आयु के साथ अपने दिन का ज़्यादा समय बिताते, और आयु उसके लिए समझना बहुत मुश्किल था कि उसे आश्रम से घर और फिर नताशा मम्मा से दूर क्यों रखा गया। हालांकि अद्वैत ने उसे बता दिया था जितना उसके लिए जानना जरूरी था, फिर भी नहीं समझता।
तब अद्विका आंटी को देख आता, जो खामोशी से सो रही होती। अद्वैत अद्विका का बॉन्ड देखकर वो सारे सवाल बंद कर देता और आंटी से काफी देर बातें करता। अद्विका होश में आई ही नहीं और नतीजन कोमा में चली गई। आज 6 महीने होने को आए थे, वो बिस्तर छोड़ नहीं पाई। अद्वैत हॉस्पिटल से उसे अपने घर ही ले आया। उसका ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखता और ज़रूरत से ज़्यादा मेडिकल नीड की चीज़ें लाकर घर में ही हॉस्पिटल जैसा कमरा बना दिया और अद्विका के लिए सर्वेंट बुला लिए। वो इंतजार में था कि किसी रोज़ तो वो उठे और उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखे। वो उसे अपना बनाना चाहता था, पर वो उठे तब। अद्वैत उसके सिरहाने बैठा उससे रोज़ बातें करता और पूरे दिन की जानकारी देता। आज ऑफिस में सुहाना रितेश से मिलने आई थी। जानती हो, मैं उससे नजरें नहीं मिला पाया, क्योंकि तुम्हारे मिसिंग होने पर मैंने उससे कहा था कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं कभी उसके सामने कभी नहीं जाऊंगा। मैं सच में नहीं जा पाया, पर वो खुद आई थी। मुझे कहने लगी, आई एम सॉरी मेरी, तुम्हें जो लेके थिंकिंग थी उसके लिए। रितेश और सोहम से मुझे सब पता चला अबाउट योर एक्स वाइफ अंकल एंड सो सरप्राइज फॉर योर सन आयु। तुम इतनी कॉम्प्लिकेशन थी तुम्हारी लाइफ में। इट्स ओके सुहाना, इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। वो कई तकलीफें अपने साथ लेकर जीता है, मगर कहता कुछ नहीं। क्या कहें, किन्हें सफाई दें? कुछ समझ नहीं आता, शायद कोई समझने वाला नहीं मिलता। और फिर सच कहूँ तो मन भी नहीं अब मेरा पुरानी बातें दोहराने का। पर सब चीज़ों को दरकिनार कर भी दे तो आप ये नहीं झुठला सकते कि अद्विका को उसके नहीं, आपके हिस्से की तकलीफें और दर्द मिले हैं। सुहाना बोली, आई एग्री, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स, जब चाहो। इनफैक्ट रितेश के साथ आ जाना आप दोनों आज शाम। श्योर। वो उससे हाथ मिलाकर अच्छे मोड़ पर उससे अलविदा कहकर गई थी। आज उसकी गलतफहमियां दूर हो गई थी। जब अद्वैत की बीती बातें जानी, जब उसका और नताशा का पास्ट जाना, जब आयु के बारे में पता चला, एक पल के लिए तो उसे लगा कि अद्विका ने उसे बेगाना किया हुआ था, जो उन्हें कभी कुछ नहीं बताया। मगर फिर बात की निष्ठा का ख्याल आया, तब वो भी सही लगी कि वो इतनी आसानी से कैसे किसी की इतनी पर्सनल बातें उससे शेयर करती। इस बार सब अपने हिसाब से सही थे। उसी शाम संजना भी उससे मिलने आई थी और सुहाना तो उसके घर पहली बार आई थी। उसे याद आया कि उसे कितनी ख्वाहिश थी उसका महल जैसा घर देखने की। वो पहले भी यहाँ आई थी, मगर उस वक्त एंट्री नहीं मिल पाई थी और आज कितने हक से घर के मालिक के साथ घूम घूम कर सब देख रही थी। बड़ा खूबसूरत घर है आपका तो, सजना सुहाना के साथ में ही कहा। हाँ थैंक्स, बट घर कहाँ है अभी? है सिर्फ बिल्डिंग है। घर को मुकम्मल करने के लिए तो शख्स चाहिए। अद्वैत जहन में अद्विका को याद रखते हुए बोला, यू मीन टू से घरवाली? रितेश ने चुटकी ली तो अद्वैत झेप गया। कम ऑन रितेश। यस, कम ऑन सर, आपके चेहरे से सब दिखता है आजकल। वो फॉर्म में था। अद्वैत, मेरी बात सुनिए। इतनी देर में सजना ने पहली बार कुछ कहा था। जी बिल्कुल। अद्वैत उससे बड़ी रिस्पेक्ट से बात करता था। जब अद्विका को होश आएगा तब। वो उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, जी उसी वक्त मैं आपसे उसका हाथ मांग लूंगा। अद्वैत पहली बार हंसते हुए बोला। माहौल बिल्कुल हल्का हो चुका था। इस जुमले की उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। सब अबाक से उसे देखते रहे, फिर एक साथ हंस दिए। वाकई प्यार पत्थर को भी पिघला देता है, सुहाना मजे लेकर बोली। हाँ सुना था, पर अब मान भी गया। हामी अद्वैत ने भरी थी। बाय द वे सजना जी, हाँ तो मुझे भी मांगना है। वो सुहाना की तरफ कनखियों से देखता हुआ बोला। हाँ, मैं ही आप सबको वो ठाकुर लगी जो सबको हाथ दे सकती हूँ। सजना की बात ने सबके होंठों पर मुस्कुराहट कायम रखने का काम बखूबी किया था। पूरा हाल ठहाकों से गूंज उठा था। आशीष जी जब आयु को गोद में लेकर उनके पास आए तो दूर से ही उनकी बलाएं ले ली। उन्हें बड़े अरसों के बाद यह नज़ारा देखने को मिला था। भाई आज पहली बार लग रहा है कि अस्थाना मेंशन में साधारण इंसान रहते हैं, और मज़े की बात यह है कि वो हंसते भी हैं। अरे बिल्कुल अंकल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, रितेश ने उनका पूरा साथ देते हुए कहा। सजना सुहाना उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। बदले में वो बोले, वाकई मकान भले ही आदमी बनाता है,
मगर उस 4 दीवारी मकान को मुकम्मल घर की औरतें ही बनाती हैं, वो भी एक सही औरत। वो आखिरी बात पर जोर देकर बोले। सबको उसके पीछे का अर्थ समझ आ चुका था। एक बार के लिए सब खामोश हो गए। पता नहीं आप सबकी बातें मुझे कब समझ आएंगी। नन्ना आयु सिर खुजाते हुए सबके चेहरों की तरफ देखकर बोला, हे माई चैम्प कम हियर। अद्वैत ने उसे गोद में ले लिया। जब आपकी आयु हमारे जितनी होगी, आयु बेटा, वो उसके गाल चूमता हुआ बोला। सही लाइन्स आ रही हैं आज तो सारी ही सर, रितेश और सोनिया ने हाई फाई करते हुए कहा। आज काफ़ी वक्त के बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसमें सब साधारण बातें कर रहे थे, जो सब साधारण इंसान करते हैं। हैरत में तो अद्वैत का रवैया ला रहा था। उसकी आंखों से, चेहरे से और अब तो बातों से साफ पता चल रहा था कि कितना फ्री फील कर रहा था अब वो अपनी लाइफ में। जैसे कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, ना बीते कल का साया, ना उसकी परछाई। बस आने वाले कल के लिए सिर्फ उम्मीदें और कितनी पॉजिटिविटी, कितनी खुशी। इन सब की एक ही वजह थी, अद्व का। सब उसके पास चले गए। माँ सभी उसके पास बैठकर बातें करने लगे। सजना सुहाना अपने किस्से साझा कर रहे थे तो रितेश अपना कुछ कह रहा था, मगर आशीष जी की नज़र सिर्फ अपने बेटे पर थी, जिसकी नज़र सिर्फ अद्विका पर थी। वो सेकंड भर के लिए अपनी पलकें नहीं झपकाता था, साथ ही पास बैठे आयु को भी बराबर सुन रहा था। उसमें अब परिपक्व इंसान नजर आने लगा था, जो अपनी बीवी बच्चे दोनों को बेहतर संभाल सकता था। बस अद्विका की ऑफिसली बीवी बनने की देर थी, पर सभी सी पॉजिटिविटी के साथ मिलते थे कि कभी भी अद्विका को होश आ जाएगा और अद्वैत का इंतजार खत्म होगा। फिर वो एक रिश्ते के हक से उसके साथ होगी। एक रोज भगवान ने उनकी सुन भी ली और उसकी बॉडी मूवमेंट से पता चलने लगा था कि वो होश संभालने लगी। यूं ही दिन निकलते गए और जब वीकेंड पर जाने के प्रोग्राम पर आयु बात कर रहा था, वो अपनी फरमाइशें करना सीख रहा था, और अद्वैत उन्हें पूरी कैसे करता, क्योंकि अद्विका को छोड़कर वो नहीं जा सकता था। पर उसी रोज अद्वैत ने आयु से जरा सी तेज आवाज में कह डाला कि अद्विका आंटी जब एग्री करेंगी तब जाएंगे। पूछो उनसे। आंटी बताओ ना, पापा 6 महीने से किसी ट्रिप पर नहीं ले गए, ना ही मुझे स्कूल ट्रिप से कहीं भेजा। बस आपका वेट करते हैं। आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। वो अब झुंझला गया था। आइयो बेटा, अद्वैत ने टोका। नो पापा, आज मैं बोलता हूँ। या तो ये खुद भी हमारे साथ चलेंगी या मुझे परमिशन देगी। बोलो ना आंटी। इस बार वो उसके ड्रिप लगे हाथों पर प्यार से स्पर्श करता हुआ बोला। वो फिर भी बिना भाव के लेटी थी। आयु बच्चा था, कितनी बार वेट करता। वो भी गुस्से में पूछने लगा, आंटी प्लीज वेक अप, आंसर प्लीज। अदर्त उसे अपने करीब करके समझाने की कोशिश करता, मगर अब उसका गुस्सा रोने में बदल गया। वो उसका चेहरा पकड़कर रोने लगा। बोलो ना आंटी प्लीज, कोई हिंट तो दो। पापा को देखकर ही बोल दो। उसके नन्हे हाथों का स्पर्श और नर्म आंसू जब अद्विका के गालों पर गिरे, तब अचानक उसमें हरकत होने लगी। मॉनिटर अचानक रिस्पांस का साइन देने लगा, जिसमें उसकी दिल की धड़कनें सामान्य से ज्यादा बढ़ती घटती नजर आने लगी। आयु अचानक हिलती उंगलियों को देखकर घबरा सा गया। वो डरकर पापा कहता हुआ अद्वैत के सीने से जा लगा। अद्वैत कुछ समझ ही नहीं पाया, सब इतना अचानक से हुआ था, जबकि वो सामने ही तो बैठा था। वो हड़बड़ाया सा खड़ा हुआ और लड़खड़ाती आवाज में कभी नर्स को बुलाता तो कभी आशीष जी को पुकारता। वो उसके चेहरे के पास जाकर थपथपाने लगा। अद्विका, अद्विका, आर यू रिस्पॉन्डिंग? उसे छूकर उसके हाथ कांपने लगे थे। आयु आशीष जी के आते ही हाथ पकड़कर उन्हें अद्वैत के पास लाता। डैडू, देखो मैंने आंटी को जगा दिया। पापा, पापा गुस्सा होंगे ना? बच्चा, पापा बहुत खुश होंगे, सब ठीक हो जाएगा आयु। अद्वैत, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो अपनी खुशी बयान नहीं कर पाए। यस डैड। तब तक अद्विका में हरकत बढ़ने लगी थी। उसकी आंखें खुलने की कोशिश करती दिखने लगी थी और उंगलियां अद्वैत के हाथों से छूती लग रही थी। अद्विका उठो, उठो मेरी जान। अद्वैत उसके करीब जाकर भर्राई आवाज में बोला तो अद्विका ने मुश्किल से मगर आंखें खोल ली थी। उसकी पहली नजर अद्वैत की आंखों पर ही गई थी, जो भरी आंखों से उसे देख रहा था।
जिसमें उसके लिए मोहब्बत का हर एहसास और अल्फाज आंसू के रूप में बहता दिख रहा था। उसे खुली आंखों से अपनी आंखों में आंखें डाले देखकर अद्वैत की खुशी संभाले नहीं संभल पा रही थी। वो उसके गाल थपथपाता, कभी उसके चेहरे को हाथों से छूकर महसूस करता, उसके कंधे झकझोर कर देखता कि क्या वाकई वो होश में थी, क्या वाकई वो उसे देख पा रही थी, क्या वाकई उसका इंतजार आज खत्म हो गया था। पीछे खड़े आशीष जी ने अद्वैत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अद्वैत वो उठ गई है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल होशो हवास में है बेटा। उनकी सहमत ने जैसे उसके सवालों के आगे का प्रश्न चिन्ह हटाकर जवाबों पर मोहर लगा दी थी। वो इसी इंतजार में था। उसने आगे बढ़कर अद्विका के चेहरे को चूम लिया, जैसे कोई छोटे बच्चे को प्यार करता हो। फिर उसे अपने सीने से कसकर लगा लिया। तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा अब मैं तुम्हें, मेरी अद्विका, अद्वैत की अद्विका। यह सुनकर अब अद्विका में अटकी हुई सांसें जैसे लौट आई थीं। उसने गहरी सांस ली, जैसे महीनों बाद दिल में धड़कनें महसूस हुई हों, अपने जिंदा होने का एहसास महसूस हुआ हो। फिर अपना बेजान सा हाथ अद्वैत की पीठ पर रखने की कोशिश में बड़ी हिम्मत जुटाकर बोली, सर। आज पहली बार अद्वैत को उसका सर कहना अपने नाम से भी ज्यादा सुखद एहसास लगा था, जिसे वो भीतर तक महसूस करना चाहता था, वरना वो हमेशा उसके मुंह से अद्वैत सुनने को ही तरसा था। पर आज सर सुनकर वो तृप्त सा हो गया था। तब तक डॉक्टर आ चुके थे। उसे छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, मगर डॉक्टर की मौजूदगी में वो हटा और बरसती आंखों से उसे देखता रहा। उसका सांस लेना उसमें सांसें भर रहा था, उसका पलके झपकाना वो दूर तक महसूस कर पा रहा था। जब डॉक्टर ने उसके ठीक होने की पुष्टि कर दी, तो वो पागलपन की हद पार करते हुए डॉक्टर के भी गले लग गया। डॉक्टर भी उसकी मनोभावनाओं को समझ पा रहे थे, क्योंकि हर दिन हर महीने उसका यही सवाल रहा था, मेरी अद्विका को होश कब आएगा। उसका सवाल उन्हें इतना रट चुका था कि डॉक्टर कई बार तो उसके पूछने से पहले ही जवाब दे चुके होते। वो उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, योर वेट इज ओवर मिस्टर अस्थाना, अद्विका इज वेकअप। सॉरी, योर अद्विका इज वेकअप। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग मी एवरी डे। वो मुस्कुराता हुआ बोला, इट्स माई जॉब मिस्टर अस्थाना। वैसे कहना जरूरी नहीं है, मैं जानता हूँ आप मेरे कहे बगैर भी ज़रूरत से ज़्यादा ही ध्यान रखेंगे, बट फिर भी कहता हूँ, ये अब ठीक हैं, खतरे से पूरी तरह बाहर हैं। तो अब आप अपनी अद्विका का खूब ख्याल रखें। बहुत वीक हो गई हैं तो उन्हें अब भी रेस्ट की ज़रूरत है। बाकी मंथली चेकअप इज़ कंपलसरी। यस डॉक्टर, अद्वैत ने कहा तो रितेश उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए चला गया। तब तक सजना सुहाना भी आ चुके थे। सभी अद्विका को बारी बारी मिलकर अपना प्यार बरसा रहे थे। सुहाना बेबाक जरूर थी, मगर नाजुक दिल वाली थी। वो उसके गले लगने से पहले ही रो पड़ी थी। ऐसे में अद्विका मरीज होते हुए भी उसे संभाल रही थी। अद्विका की नज़र जब आशीष जी पर पड़ी तो उसकी रुलाई फूट पड़ी। वो आगे बढ़ने को होती, उससे पहले वो खुद उसके पास बैठ गए और उसके सिर पर हाथ रखकर रोने लगे। अंकल, आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुमसे जल्दी रिकवर हो गया देखो। वो माहौल हल्का करते हुए बोले, अंकल क्या मैं। वो उनके गले मिलने की मासूम ख्वाहिश करती हुई उन्हें देख रही थी। उन्हें और क्या चाहिए था। उन्होंने बड़े सानिध्य के साथ उसे गले लगाया था। अद्विका को इस आलिंगन में उसे अपने पिता के होने का एहसास गहराई से महसूस हुआ, जो साया उससे छिन चुका था। उनसे मिलकर जैसे दोबारा जी उठी थी वो। रितेश ने इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद कर लिया था। ऐसे दुर्लभ पलों का दोबारा मिलना मुश्किल जो था। बेटा, तुम्हारा कर्ज ये बाप कैसे चुका पाएगा। आज जो मैं सही सलामत आप सबके बीच हूँ, जिंदा हूँ, यह नया जीवन तुम्ही से तो मिला है मुझे। अंकल, बेटी भी कहते हो और उसका कर्ज मानकर पराया भी कर रहे हो। दोनों मुस्कुराने लगे। जब नजर खामोश खड़े आयु पर नजर गई तो अद्विका ने उसकी तरफ बाहें फैला दी। आयु धीमे कदमों से उसके पास चला गया तो अद्विका ने उसे सीने से लगा लिया। बताओ, कहाँ चलना था। समुद्र देखने। आयु मासूमियत से बोला तो सब नासमझी से उन्हें देखने लगे कि वो दोनों क्या बात कर रहे थे। रितेश पूछ बैठा, अचानक कहाँ की प्लानिंग हो रही है। यह हमारे आपस की बात है।
इत्तेफाक से दोनों एक साथ ही बोले तो सभी हंस पड़े। अद्विका आयु को खूब प्यार करने लगी। उसका स्पर्श पाकर ही तो वो यथार्थ में लौटी थी। वो उसके लिए अनमोल था। तब तक रितेश भी पास आकर बैठ गया। भाई, मिलना मिलाना हो गया हो तो मैं भी अपनी दोस्त का हालचाल ले लूं। आखिर 6 महीने बाद बात कर रहा हूँ। हाँ रितेश अंकल। आयु हट गया तो रितेश भी अद्विका से हक से गले मिला था। उनका रिश्ता सबकी नज़रों में खास था क्योंकि वो हमेशा से अद्विका के साथ था। यहाँ तक अद्वैत की जिंदगी में अद्विका आई भले ही किस्मत से थी, मगर कायम रितेश की कोशिशों की वजह से ही थी। अद्विका फिर रोने लगी। वो उसका सच्चा दोस्त था। उसने उसके कानों में धीरे से कहा, बड़ा तड़पाया इन 6 महीनों में तुमने सर को, मगर ऑल थैंक्स टू यू। उन्हें पत्थर की मूरत में इंसान की सूरत भी तुमने ही दी है। अद्वैत के जिगर से उसकी धड़कनें बेकाबू हो गई थी। उसकी नज़र वापस अद्वैत को तलाशने के लिए उठी तो पाया वो भी उसी को ताक रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और आंखें झुक गईं। सभी को समझ आ गया था तो उन्होंने उनकी निजता का ख्याल रखते हुए उन्हें अकेला छोड़ दिया। अद्वैत जितना हो सकता था उतनी धीमी गति से उसकी तरफ बढ़ा था और उसके करीब बैठ गया। कहा कुछ नहीं, बस उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उन्हें आंखों से लगाकर एक ही लाइन बोला, जिंदगी भर के लिए इन्हें थामना चाहता हूँ। अद्विका ने तुरंत आंखें बंद कर लीं। तब तक अद्वैत उसके चेहरे पर झुक गया और अपने इंतजार की तड़प उसे छूकर बताने लगा। अचानक अद्विका को सब कुछ जानने की इच्छा हुई। वो उस रात के बारे में पूछ बैठी। अद्वैत पहले तो मना कर गया, पर फिर सिलसिलेवार सब बताने लगा। आई एम फाइनली फ्री फ्रॉम ए फेक रिलेशन, उसने डाइवोर्स पेपर्स दिखाते हुए कहा। अद्विका खामोशी से उसकी असीम खुशी और सुकून भरी आंखें देखती रही। आखिरकार उसने कर दिखाया था। मगरूर अद्वैत अस्थाना की जिंदगी में जगह बनाने से लेकर उसकी जिंदगी को जीने के लायक बनाने की कोशिश में वो कामयाब हो पाई थी। उसके रुक चुके आंसू फिर से बह चले थे। अद्वैत अब उसे रोता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकता था। उसने आगे बढ़कर उन मोतियों को अपने लबों से चुन लिया। कुछ दिन बाद अद्वैत ऑफिस से सीधा डांस एकेडमी चला गया है। उसमें कोई खास फंक्शन था जिसमें अद्विका शामिल हुई थी। आज जब उसे डांस करते हुए देखा तो वो अपना धड़कता दिल संभालना भूल चुका था। इतने वक्त के बाद उसे सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा पाकर वो भीगी आंखों से उसे देख रहा था। साथ ही अद्विका को दूर से चोर नजरों से निहार रहा था। ऐसे देख रहा था जैसे पहली दफा देखा हो। सफेद रंग के फुल अनारकली सूट में वो किसी परी की तरह खिली खिली लग रही थी। उसके खुले बाल कमर तक झूल रहे थे। वो जैसे जैसे डांस स्टेप्स के लिए मूव करती, वैसे वैसे उसकी जुल्फें उसके चेहरे पर थिरकती। नाचते वक्त उसके फेस की स्माइल अद्वैत की धड़कनों से खेलने का काम बखूबी कर रही थी। वो सीने पर हाथ बांधे बस उसे ताकता रहा। यहाँ तक ख्वाबों में उसने खुद को उसके साथ इमेजिन भी कर लिया, क्योंकि उसके साथ डांस करने की उसकी दिली ख्वाहिश जो थी, जो अब इसी जरिए पूरी हुई थी। पर ये क्या, वो तो ख्वाबों में भी उसे भाव नहीं दे रही, उल्टा नज़रअंदाज करते हुए जा रही है। तालियों से वो आज में लौटा। खूबसूरत ख्वाब वहीं रह गया और अद्विका हकीकत में डांस क्लास से बाहर जाने लगी। तभी अगले ही पल वो होश में आता हुआ आगे बढ़कर अद्वैत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वो मुझे कुछ कहना था। था? वो बड़ी बड़ी आंखों से पूछने लगी। अब नहीं कहना? हाँ मतलब कहना है। वो सकपकाया। हाँ कहिए सर। वो उसे सताना जानती थी। सर नहीं, अद्वैत। वो उसे चिढ़ाना। हाँ अद्वैत। मैं, वो बोलने के लिए लफ्जों की तलाश में था। हाँ आप। वो भी जानने को बेताब थी। मैं एक्चुअली अद्विका, मुझे लगता है, मुझे मुझे अद्वैत अस्थाना की जबान पहली मर्तबा लड़खड़ाई थी। अद्विका झुंझला गई। नहीं कहना? नहीं कहना है ना? वो मैं कह रहा था कि मुझे लगता है कि मुझे मुझे तुमसे प्यार हो गया है, कहकर उसने फूंक छोड़ते हुए आंखें बंद कर लीं। अद्विका उसके चेहरे की तरफ देखती ही रह गई। वो कितनी बड़ी बात कितनी सादगी से कह गया था वो। उसे कहकर राहत की सांस ले ही रहा था, तभी अद्विका ने उसका कॉलर खींचकर उसे अपने करीब किया। अद्वैत ने किस करने के ख्याल से ही आंखें बंद कर लीं। तभी अद्विका ने नर्म हाथों से उसके सख्त गालों पर
एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और उसी के चेहरे पर अपने बाल झटकती हुई गुस्से में जाने लगी। अद्वैत ने फटाफट आंखें खोली और 2-4 बार वापस बंद करके खुद को होश में लाना चाहा कि क्या यह सपना था या सच। जहाँ किसी ख्याली पुलाव में वो अद्विका से मिलने वाले दिलकश किस को महसूस करने के एहसास की आस लगाए बैठा था, वहाँ ऐसा करारा थप्पड़, यह बदसलूकी आखिर क्यों? इस बार उसे गुस्से की बजाय डर लग रहा था, क्योंकि लड़कियां अक्सर प्रपोजल एक्सेप्ट ना करने पर ही चांटा मारती हैं। पर अद्विका के पास उसे रिजेक्ट करने का रीजन क्या हो सकता है? वो भला ऐसा क्यों करेगी? वो उसे चाहती है, उसे पता है। अरे उसे खुद भी तो पता है। दिल बातों में उलझा था, तभी दिमाग ने होश में लाया कि वो चलती चलती काफी दूर चली गई। अद्विका, वो उसके पीछे गया और उसका हाथ पकड़ लिया। अद्विका यार, वो हाथ झटक कर बोली। मैंने गलत क्या बोला? वो डरते हुए पूछने लगा। आपने बोला क्या, वो याद है? वो गुस्से में थी। हाँ यही कि बस फिर से मत दोहराइएगा। क्या हुआ है तुम्हें? जो मुझे इतने वक्त से कहना था और जो तुम्हें सुनना था वही तो कहा मैंने। इनफैक्ट वो तो तुम्हें बार बार लगातार सुनने की डिमांड करनी चाहिए और तुम हो कि आपने कहा आपको लगता है। सीरियसली लगता है? ओह कम ऑन, अब जब कन्फर्म हो तभी आइएगा। वो मुंह फुलाकर दोबारा जाने लगी। अब अद्वैत को समझ आया। उसने अपने वर्ड्स पर वापस गौर किया। तब पता चला कि क्या कह गया वो। पर वो भी इतनी सी बात पर नाराज। ओह गॉड, सच में अद्विका है वो सबसे अनोखी। उनकी लव स्टोरी भी तो अनोखी ही थी, तो इज़हार अनोखा कैसे ना होता। उसने उसकी मासूमियत पर उसको खींचकर गले से लगाया, पर अद्विका रूठी हुई उसकी छाती पर मुक्के बरसाकर जाने लगी। अब की बार अद्वैत ने उसे पीछे से टाइट हग करते हुए अपनी बाहों में भर लिया और उसके कानों में सरगोशी की। मुझे लगता है, लगता था, कब लगने लगा, कहाँ लगने लगा, शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ तक यह सब लगता रहेगा। इन सब की खूबसूरती सी जर्नी सुनने के लिए तैयार हो मिस? कहकर उसने कहना शुरू किया। किस तरह और कितनी नफरत से वो उसके ऑफिस में दाखिल हुई थी। हाँ तब नफरत बराबर भी थी। तुम्हें पहली बार भीगे बालों और कपड़ों में देखकर मेरा दिल जोर से धड़का जरूर था, मगर मुझ पर सख्ती और नफरत इतनी हावी थी कि किसी को नज़र भर देखना दूर, नज़र उठाकर भी देखना गवारा नहीं लगता था। हाँ हैंडसम, आप ही कम कहाँ थे। आपके होर्डिंग्स देखकर ही आप पर क्रश आ गया था मुझे, मगर आपका रूखा अंदाज मुझे उसी वक्त नफरत भी करा गया आपसे। हाँ शुरुआत मेरी भी नफरत से हुई थी मैडम, जब गीला टॉवल गिराकर मेरे मुंह पर फेंक कर गई थी। फिर उसी तेवर से रोज ऑफिस में आना, मेरे सामने मुझसे ज्यादा तेवर दिखाना, मुझे सिर्फ बॉस समझना। हाँ तो और क्या समझूं? बाकियों से अलग थी तुम। ना कोई हिंट्स, ना कोई शॉर्ट्स, ना कोई फिलर्स। हाँ तभी सुलगते थे ना आप मुझसे। दूर भागते थे कि कहीं ये सब आप पर ही उलट ना पड़ जाए और आपकी नई नई नफरत मोहब्बत में ना बदल जाए। कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं था। बस मुझे फर्क पड़ता था कि तुम ऐसी क्यों हो, जिस पर मैं इफेक्ट नहीं डाल पा रहा। मतलब मैं अद्वैत अस्थाना, और तुमने भी तो कहा था कि मैं तुम्हें कुछ खास नहीं लगता। हाँ फिर वो जब समीर वाला किस्सा हुआ, तब जब तुम मुझसे गले आ लगी थी, तब मुझे भी कहीं कसक महसूस हुई थी। उस दिन यकीनन तुम्हें पहली बार नजर उठाकर देखा था। व्हाट? हाँ आई नो, दिस इज सो ऑड, बट या उसी दिन कार में तुम पर नजरें ठहरी थी। पूरी रात बेचैनी और करवटों में बीती थी। बस उस दिन से तुम नजर से जहन में उतरी थी। अच्छा, तभी अगले दिन मेरी फिक्र थी। उसे याद आया। हाँ ऐसी हर तमाम छोटी छोटी चीज, तुम्हारी बेबाकी, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी बराबरी, तुम्हारी बातें, सब मुझ पर असर करने लगा था। मैं घबरा रहा था कि कहीं कहीं मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। हाँ फिर हो ही गई। तुम्हारी किडनैपिंग के बाद फिक्र बढ़ती गई, और फिर जब तुमने मेरे हिस्से की गोली जब अपने पर ली, तब मेरे सारे ख्याली सवालों को जवाब मिल चुका था। तब मुझे घर लाया गया था। हाँ तुम्हें घर से दिल से जिंदगी में आने में वक्त नहीं लगा था। फिर जब मैं नशे में था और तुम मेरे करीब आई थी, तब सारी हदें पार करते हुए तुम्हें सब बताना चाहता था, पर नहीं हो पाया। अगली रोज सब कुछ तुम पर ब्लेम करता हुआ
तुम्हें जब जाने को कह दिया तो यकीन मानो सुकून की सांस मैं भी नहीं ले पाया था। सब जानती हूँ मैं। फिर तुम्हें जब सब बताया तब सिर्फ तुम्हें ही चाहा था। यह नहीं बताया पर तुमने मेरा साथ दिया और हर हालात में दिया। मेरी कहानी सुनी, कभी मुझे जज नहीं किया, कभी सही गलत नहीं ठहराया। मुझे क्या, किसी को कोई हक नहीं की नहीं अधुका, सारे लोग बिना हक के भी ये काम करते हैं। पर तुम हर तरह से मेरे साथ थी, हर कोशिश की, हर तरफ से मेरी मुश्किलें ख़त्म करने की कोशिश की। फिर सोहम की एंट्री और मेरी इनसिक्योरिटी, सब सब एक एक पल याद है मुझे, क्योंकि सब जिया है आपने। हाँ, मेरी ज़िंदगी आसान हो पाई तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। नताशा नाम का ग्रहण हटा तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। पर मेरी जान की जान खतरे में पड़ी तो मेरी वजह से। हाँ, तारीफों के तमगे रखो मेरे लिए और सारे दोस्त रखो अपने लिए। उसने शिकायत की। अद्वैत हसरत से उसे देखता रहा और अब उसके हाथ पकड़कर बोला, अद्विका, मेरी जिंदगी की जिस दोपहरी में तुम मिली हो मुझे, मेरी हसरत है इस दिन की कभी सामना हो। अगर हो भी तो उस खूबसूरत रात की तरह जिसके आसमान में मेरा चांद सिर्फ तुम हो। अगर अंधेरा भी हो तो साया तुम्हारा हो। मेरी आंखें अगर देखें तो वो चेहरा तुम्हारा हो। ऐसा पल देखना है जिसमें सबसे दिलकश नज़ारा तुम्हारा हो और जब आँख खुले तो वो सवेरा तुम्हारी आंखों के सहारे आया हो। अद्वैत की भावनाएं कविताओं का रूप लेकर खूबसूरत तरह से बाहर आ रही थी। अद्विका उसके नए टैलेंट को देखती रह गई। वो उससे हर बार नए किरदार में मिलता और हर स्वरूप में ही भा जाता। गॉड, अब जो कह रहा हूँ एक्स्ट्रा हिम्मत देना। अद्वैत हिम्मत बटोर कर बोला, क्या तुम मेरा गुस्सा, मेरी अकड़, मेरी जिद संभाल सकती हो? अगर मैं फिसलूं किसी राह पर तो क्या मेरा हाथ थाम सकती हो? मेरी फैमिली पिक्चर की खाली स्पेस में तुम्हारी तस्वीर की कमी है। मेरे आयु की क्यूट सी ख्वाहिश में उसकी मम्मी है और मेरे पापा के लिए बस एक बेटी की कमी है। और मैं, मेरे लिए तो मेरी जिंदगी ही ठहरी पड़ी है। तुम्हारी रफ्तार मिले तो ये कुछ आगे बढ़े। मेरे अधूरे से आसमां में तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए पूरी जमी है। वो पता नहीं क्या क्या कहे जा रहा था। वो कहता कहता हाँफने लगा था, जैसे आज ही कहने का आखिरी दिन था, जिसमें सब आज ही कहना जरूरी था। मेरे पास्ट में जो मुझे हुआ उसे प्यार का नाम देकर ही तो सब गलत हो गया। वो सिर्फ इन्फेक्चुएशन थी जिसे प्यार समझ बैठा। असल मायनों में तो मैं प्यार, मोहब्बत, इश्क ऐसे लफ्जों को समझ ही नहीं पाया कभी। पर तुम्हारे आने पर मुझे सब कुछ समझ आने लगा। हमारी बार बार तकरार, मेरे गुस्से के पीछे का प्यार। अब जो मुझे तुमसे हुआ है वो प्यार है। उसे मैं खुलकर कह सकता हूँ कि मैंने प्यार करना तुमसे सीखा है। मेरे रूड बिहेव, मेरे एरोगेंस, बेबाक, जिद्दी, मगरूर, घमंडी नेचर के बाद भी यू स्टे फॉर मी। आसान नहीं था, आई नो। तुम्हें जब कहा था घर से जाने के लिए तब एक साथ कई दर्द मैंने भी फील किया था, पर तुम फिर भी रुकी रही मेरे लिए, मेरी आयु के लिए। अब उम्र भर के लिए रुकने की इल्तिजा करता हूँ। क्या तुम मेरी रुकी जिंदगी को रफ्तार दे सकती हो? मेरे आयु को माँ का प्यार दे सकती हो? मेरे पापा का ख्वाब पूरा कर सकती हो? और क्या मुझसे मेरे जितना प्यार कर सकती हो? अद्विका उसे देखती रह गई। पूरी कहानी, पूरी दास्तां उसे मुँह जवानी याद थी। वो उसके शब्द शब्द में थी। उसकी नफरत में भी तो उसकी नफरत से तब्दील होती मोहब्बत में भी थी। उसे वाकई नफरत से मोहब्बत हुई थी। उसने देखा, वो उसे पहली बार इस तरह देख रहा था। उसके चेहरे पर उसकी कंजी आंखें कमाल करती थीं और ये कमाल वो आज अपनी आंखों से देख पा रही थी। वो आंखों में हसरत लिए, दिल में जज्बात और लबों पर ढेरों अल्फाज लिए उसे उससे जिंदगी भर के लिए मांग रहा था। वो भले ही आम लड़कों की तरह उसके आगे घुटनों के बल झुका नहीं था, मगर वो आम था भी तो नहीं, वो खास था। खास शब्द उसी से बना था, वो अद्वैत था। सबसे अनोखा, सबसे अलग, सबसे जुदा। लड़के जब प्यार में पड़ते हैं तब कितनी हसीन लगते हैं, ये आज पहली बार देखने को मिल रहा था। साधारण ब्लैक शर्ट पहने, स्लीव्स ऊपर चढ़ाए बिखरे से बालों में वो अब तक का सबसे हैंडसम लग रहा था। आसपास से गुजरते हवा के झोंके में उसके शर्ट के खुले दो बटन जब लहराते तब उसका दिल अपनी जगह छोड़ने को तैयार बैठा था। उसके ख्यालात
उससे अब हूबहू जा मिले थे। उसने उसे अपने करीब किया और उसके कानों के करीब जाकर सरगोशी की। मुझे भी लगता है कि शायद मुझे भी अब आपसे मोहब्बत हो गई है। इजहार पर इकरार सुनकर वो पागल हो उठा था। उसने उसे अपने करीब लिया और अपने होंठ उसके होंठों पर सजा दिए। दोनों के जज्बात और अल्फाज एक हो चुके थे। दोनों एक दूसरे की गिरफ्त में आ चुके थे, कभी रिहा न होने के लिए। इस एहसास को उन्होंने शिद्दत से महसूस किया था, क्योंकि आया भी एक मुद्दत से ही था। जी भर एक दूसरे को महसूस करने के बाद रितेश क्लैपिंग करता हुआ आया और बोला, लो भाई, फाइनली ये दिन देखने को तो मिल ही गया। आई कैन डाई इन पीस नाउ। अच्छा, मुझसे भूत बनकर शादी रचाओगे फिर? सुहाना भी तब तक आ चुकी थी। क्या? दोबारा बोलना। रितेश अबाक सा देखता रहा। बोलने की बारी तुम्हारी है, मुझे तो सिर्फ हामी भरनी आती है, वो नखरे करती हुई बोली। तभी रितेश घुटनों के बल बैठकर बोला, हमेशा रिंग जेब में रखने का फायदा आज पता चला। थैंक्स टू सोहम। सोहम सजना और आशीष जी के साथ आ रहा था। इस गरीब इंसान पर दया कर दो। कैसी दया? मुझसे शादी कर लो, वो झुके सिर के साथ बोला। कर लो? ऑर्डर दे रहे हो या प्रपोज कर रहे हो? वो बिफर पड़ी। यहाँ भी यही हाल है सुहाना, जनाब को प्रपोज करना ही नहीं आता। अद्विका अद्वैत की तरफ देखकर बोली, तो वो भौचक्का सा देखता रह गया और गले पर हाथ रखकर बोला, बोल बोलकर गला जवाब दे चुका मैडम, और आपको अब भी शिकायत है? उसकी आंखें हैरत से बाहर आ रही थीं। जस्ट किडिंग, अद्विका ने आंख मारते हुए कहा। जल्दी बोलो यार, सड़क पर बैठा हूँ, घुटना दुख रहा है, रितेश बोला। ठीक है, करते हैं शादी, वो अद्विका को देखकर बोली। मतलब? रितेश और अद्वैत साथ ही बोले। मतलब हम तीनों बेष्टी की शादी साथ ही होगी, एक ही दिन, एक ही जगह। सजना अब बोली थी। आशीष जी और सोहम तालियां बजाते हुए उनके फैसले का स्वागत करने लगे। यार, इट्स ब्यूटीफुल, सोहम बोला। थैंक्स सोहम फॉर हैप्पी एंडिंग, अद्विका उसके गले मिलकर बोली। तो अद्वैत भी उसके गले लग गया। उसने सच कहा था, कुछ लोग कहानी को मोड़ देने ही आते हैं। वो भी वही देने आया था, खूबसूरत सा मोड़। तब तक आयु बीच पर जाने वाले कपड़े पहनकर आ चुका था। आंटी, अब आज चलेंगे समुद्र देखने? नहीं बेटा, अद्विका बोली तो उसका मुंह लटक गया। क्यों आंटी? जब आप इन्हें मम्मा बुलाएंगे तभी, अद्वैत उसके सामने बैठते हुए बोला। सबकी स्माइल गायब हो गई थी, जो अब आयु ही लौटा सकता था। आयु ने सबको देखते हुए अद्विका का हाथ पकड़ा और उसको नीचे होने का इशारा किया। वो घबराई सी नीचे हो गई, तो आयु ने उसके कानों को हाथ लगाते हुए कहा, अद्विका मम्मा। नया संबोधन सुनकर अद्विका में नई जान सी आ गई थी। वो उसे अपनी बाहों में भरकर बोली, लव यू बेटा, आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की हर दिन हर पल कोशिश करूंगी मैं। और उसका माथा चूम लिया। अद्वैत ने उन दोनों को गले से लगा लिया। उसकी खुशी और फैमिली आज पूरी हुई थी। रितेश ने प्यारे से परिवार की प्यारी सी फोटो निकाल ली। कुछ ही देर में सब हंसते गाते समुद्र देखने चल दिए, जहाँ लहरों की गहराई देखने और अपनी जिंदगी को गहराइयों से जीने का वादा हर शख्स कर रहा था, जहाँ नफरत के बाद पनपती मोहब्बत का किस्सा हर किसी की जबान पर था। सब खोए हुए थे समुद्र की गहराई में, मगर सिर्फ दो शख्स थे जो डूबे हुए थे एक दूसरे की आंखों की गहराई में। वो थे अद्विका, अद्वैत, अस्थाना। दी एंड।